बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी भरा लेटर मिला है। बताया जा रहा है कि सलमान खान के पिता सलीम खान रविवार सुबह जब जॉगिंग पर गए तो वे जिस बेंच पर बैठे वहां उनके और उनके बेटे सलमान खान के नाम से धमकी भरा एक लेटर उन्हें मिला। लेटर में लिखा था कि सलमान खान का भी हाल सिद्धू मूसेवाला की तरह कर देंगे। मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। कानपुर में हुई हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। आईपीएस संजीव त्यागी की टीम पूरे मामले की जांच कर सबूत जुटाएगी। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक राहुल मिठास की टीम वीडियो फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान करेगी। तीसरी टीम पिछले 1 महीने में वायरल हुई जफर हयात हाशमी और उसकी टीम की पोस्ट खंगालेगी। सभी सोशल साइट्स पर हाशमी की पोस्ट की जांच की जाएगी। कानपुर में हुई हिंसा के बाद लगातार पुलिस का एक्शन जारी है। अब तक इस केस में 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मास्टरमाइंड कहे जा रहे जफर हयात हाशमी को पहले ही पुलिस पकड़ चुकी है। अब जानकारी मिली है कि इस हिंसा के पीछे पीएफआई के लिंक मिल रहे हैं। इससे जुड़े कुछ दस्तावेज भी मिले हैं जिनकी जांच की जा रही है। पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने कहा कि कानपुर हिंसा में पीएफआई से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। आरोपी हयात जफर हाशमी के ठिकानों से कई अहम दस्तावेज मिले हैं। अभी 3 एफआईआर हुई हैं और 29 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मतलब 3 और एफआईआर आज और हुई? नहीं, टोटल 3। अच्छा, टोटल 3 है और 29 लोग। कुछ और लोग भी इसमें सामने आए हैं पीएफआई को लेकर के, कुछ अपडेट? देखिए, अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो सामने आएगा, जिसका रोल आएगा आने वाले दिनों में, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज जुडिशियल कस्टडी में भेज दिए गए। पीसीआर को लेकर के क्या कल अप्लाई करेंगे? क्या कैसे होगा? अप्लाई करेंगे, कल करेंगे और उसके बाद फिर जो उनके अन्य नेक्सस है उस पर कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 1494 नए केस मिले, जबकि कोरोना से एक शख्स की मौत हुई है। अकेले राजधानी मुंबई से 961 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मुंबई में पिछले 6 दिनों के अंदर कोरोना केस में करीब 90% का इजाफा हुआ है। 31 मई को मुंबई में 506 कोरोना केस दर्ज किए गए थे। इस बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि ऑडिटोरियम और स्कूल कॉलेजों में लोग मास्क का उपयोग करें। हालांकि राजेश टोपे ने ये भी साफ किया कि सरकार अभी मास्क के उपयोग को लेकर सख्ती नहीं करेगी। एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने के मामले में बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। वहीं दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रभारी नवीन कुमार जिंदल पर भी एक्शन हुआ है। पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बताया जा रहा है कि नवीन कुमार जिंदल ने इस मसले को लेकर कुछ विवादित ट्वीट किए थे। पार्टी की कार्रवाई के बाद नुपुर शर्मा ने कहा कि मेरे शब्दों से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। नुपुर शर्मा पर कार्रवाई को लेकर जारी चिट्ठी में बीजेपी की ओर से कहा कि पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। चिट्ठी में बीजेपी की ओर से लिखा गया कि भारत के हजारों वर्षों के इतिहास में प्रत्येक धर्म फला फूला है। बीजेपी किसी भी धर्म के किसी भी धार्मिक व्यक्ति के अपमान की कड़ी निंदा करती है। पार्टी उस विचारधारा के सख्त खिलाफ है जो किसी भी संप्रदाय या धर्म का अपमान करती है। बीजेपी ऐसी किसी विचारधारा का प्रचार नहीं करती। नुपुर शर्मा पर कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये एक्शन खाड़ी देशों के दबाव में लिया गया। आने वाले दिनों में बीजेपी फिर इन लोगों को दोबारा पार्टी में शामिल कर सम्मानित कर सकती है। इन लोगों की प्राइमरी मेंबरशिप को सिर्फ सस्पेंड ही नहीं करना चाहिए था, इनको हमेशा के लिए पार्टी से निकाला जाना चाहिए था और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को निर्णय करना चाहिए था कि इस तरीके के तत्वों को कोई भी राजनीतिक दल अपने यहाँ पनाह ना दे, ताकि एक बड़ी मिसाल जो है वो पेश की जाए। मेरा डर ये है कि कुछ दिनों बाद इनको दोबारा से प्रवक्ता बनाकर भारतीय जनता पार्टी सम्मानित करेगी। आज का जो एक्शन है
सिर्फ खाड़ी देशों से डर के सरकार ने लिया है। भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किए गए पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल ने कहा कि उनका इरादा किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। नवीन जिंदल ने कहा कि मुझे और मेरे परिवार को लगातार धमकियां मिल रही हैं। इसे लेकर मैंने ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की डीसीपी और दिल्ली पुलिस से शिकायत की है। मैंने उनसे ऐसी मानसिकता से जो अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, उनसे मैंने एक सवाल पूछा था। उसका अर्थ ये नहीं कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहता हूं, और इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों के साथ हैं, और हमको कोई नफरत ना दे, हम भी किसी को नफरत नहीं देना चाहते। और कुछ दिन से ट्विटर पे दूसरे माध्यम से लगातार मेरे और मेरे परिवार को मारने की धमकियां दी जा रही है, सर से धड़ अलग करने की बात की जा रही है। टारगेट किलिंग को लेकर जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक सियासी संग्राम जारी है। टारगेट किलिंग को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी पूरी तरह से कश्मीर में फेल हो चुकी है। इनके पास आतंकी हमले रोकने के लिए कोई प्लान नहीं है। ये सिर्फ मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज इतने लोगों के शहीद होने के बाद भी बीजेपी सरकार के पास लोगों की सुरक्षा को लेकर कोई भी योजना नहीं है। पिछले 30 साल में 2 बार ऐसे मौके आए जब कश्मीर में बीजेपी का शासन था, और पिछले 30 साल में 2 बार ऐसे मौके आए जब कश्मीरी पंडित कश्मीर से पलायन करने को मजबूर हुए। जब जब भाजपा का शासन आता है कश्मीर के अंदर, कश्मीरी पंडित कश्मीर से पलायन करने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब भाजपा वालों से कश्मीर संभलता नहीं है। या तो इनकी नीयत में खोट है और या इनको करना नहीं आता। कल उत्तराखंड में बड़ा सड़क हादसा हो गया। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर डामटा रेखाओं खड्ड के पास हुए दर्दनाक हादसे में अब तक 26 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। यहाँ 30 तीर्थ यात्रियों से भरी बस बेकाबू होकर खाई में गिर पड़ी थी। खबर मिलने के तुरंत बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू शुरू किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे और घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए। यहाँ रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। पुष्कर सिंह धामी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। बहुत दुखद घटना थी। हम बहुत लोगों को इसमें बचा नहीं पाए, लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो घायल हैं उनको किसी तरह से जो है उनको राहत पहुंचाई जाए, उनकी सहायता की जाए, उनके जीवन को बचाया जाए। उसके लिए हमारा हर संभव प्रयास है। देहरादून से भी टीम भेज रहे हैं और उत्तरकाशी जिले की, चूंकि डामटा देहरादून और उत्तरकाशी के बीच का स्थान है जी, और देहरादून से ज्यादा आसान है बचाव और राहत कार्य करना। माननीय गृह मंत्री जी ने भी एनडीआरएफ की टीम यहाँ भेजी है। एसडीआरएफ ऑलरेडी पहले ही पहुंच चुकी है। माननीय गृह मंत्री जी ने भी चिंता की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी ने भी चिंता की है। तीर्थयात्रियों से भरी ये बस हरिद्वार से चली थी। सभी यात्री मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के रहने वाले हैं। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लगातार हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। वो रात में ही उत्तराखंड पहुंच गए थे। शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। उन्होंने हादसे को दिल दहला देने वाला बताते हुए पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदना जताई और कहा कि घायलों के इलाज और मृतकों के शवों को मध्य प्रदेश लाने की व्यवस्था की जा रही है। हमारी चिंता ये है कि सारे सब ऊपर बाहर आ जाएं। उनके पोस्टमार्टम की व्यवस्था के बारे में चर्चा हुई है, तो अंततः ये तय किया है यहाँ की टीम के साथ मिलकर कि देहरादून ही उनको पोस्टमार्टम के लिए लाया जाए। पोस्टमार्टम के बाद सब सुरक्षित रहे, इसका इंतजाम भी हमको करना पड़ेगा। परिजनों से हम लगातार संपर्क कर रहे हैं। मेरे अधिकारी कर्मचारियों की टीम परिजनों के घर पहुंच रही है। परिजनों की इच्छा के अनुसार उनको ले जाने की हम व्यवस्था करेंगे। जानकारी के मुताबिक 4 धाम यात्रियों से भरी बस रविवार शाम 6:45 बजे 200 फीट गहरी खाई में गिर गई थी। बस में सभी तीर्थयात्री पन्ना के जखला गांव के रहने वाले थे।
हादसा यमुनोत्री हाईवे पर डामटा से करीब 5 किलोमीटर दूर रिखाव खड्ड क्षेत्र में हुआ। ये बस हरिद्वार से यमुनोत्री धाम के लिए चली थी। उत्तराखंड हादसे पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया। पीएम ने ट्वीट किया, उत्तराखंड में हुआ बस हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। इसमें जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मैं अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। हादसे के बाद बटकोट और पुरोला पुलिस के साथ ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ टीम पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। पीछे की तरफ दिखाएं कि किस तरीके से जो है रेस्क्यू का कार्य एसडीआरएफ और पुलिस के द्वारा लगातार जारी है। गहरी खाई है और रात का समय है, काफी कष्टदायी यहाँ पर जो है मंजर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर जो रेस्क्यू करने वाले जो कर्मचारी हैं, जो एसडीआरएफ के जवान हैं, जो पुलिस के जवान हैं, उन लोगों की भी जान को जो है खतरा हो सकता है, क्योंकि कहीं भी थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक हो जाती है तो वो भी जो है खाई में गिर सकते हैं। हालांकि जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनका पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। 7 घायलों को सीएचसी नौगांव में भर्ती कराया गया। इनमें से 3 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। गहरी खाई और अंधेरा होने की वजह से शवों को सड़क तक लाने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। हादसा इतना भीषण था कि बस के परखच्चे उड़ गए। बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है और ये 400-500 खाई में आप देख रहे हैं। देखिएगा मित्रों, कैमरा लगाइए, देखिए 500 मीटर गहरी खाई में जो हमारी तीर्थ यात्री थे उनकी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें मैक्सिमम लोग सारे डेड हो चुके हैं और कुल 5-6 लोग ही बचे हैं। जब डामटा से बस चली तो 1 किलोमीटर 76 है, ये NH का 76 किलोमीटर है। यहाँ से बस गिरी और हम लोग सब लोग और यहाँ की जनता भी, यहाँ के लोकल लोग भी, पुलिस भी, पूरा प्रशासन लगा है। और जो लाशें जो जीवित थे सड़क में और हॉस्पिटल तक पहुंचाए हम लोगों ने। एमपी में भी इस हादसे के बाद शोक की लहर फैल गई। सभी तीर्थयात्री पन्ना जिले के थे, इसलिए यहाँ पर भी एक कंट्रोल रूम खोल दिया गया है, जिसका नंबर 077-321-81 है, जहाँ हादसे और रेस्क्यू से जुड़ी जानकारियाँ परिजनों को मिल रही हैं। 07732 यहाँ का पन्ना का STD कोड है और 181 नंबर कोई लगाएगा। जैसे बल्लभ भवन में हमारा सिचुएशन रूम बना है, उस सिचुएशन रूम से हम लोग सीधे कनेक्टेड है। ये कंट्रोल रूम फंक्शनल है, 24 घंटे फंक्शनल रहेगा ये, और किसी को भी किसी तरह की जानकारी की आवश्यकता होगी तो वहाँ जानकारी उनको मिलेगी। जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहाँ यमुनोत्री हाईवे कुछ संकरा है। इसको चौड़ा करके ऑल वेदर रोड बनाने का काम चल रहा है, लेकिन उससे पहले ही ये दर्दनाक हादसा हो गया।